नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नया रेवेन्यू एक्ट असेंबली में पेश। वीआरओ और वीआरए मुलाजमतों को कोई खतरा नहीं। तेलंगाना की हर इंच अराजी का सर्वे किया जाएगा। बिल के नुकात से वजीर आला ने ऐवान को कराया वाकिफ। सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर होंगी। मजलिस की तवज्जो दहानी पर असेंबली में भी वजीर आला का ऐलान। कोरोना वॉरियर्स को सलाम। लॉकडाउन गैर जमहूरी, हर शोबा मुतासिर। उस्मानिया हॉस्पिटल के इन्हेदाम की मजलिस करेगी मुखालिफत। हुकूमत के नोट में अहम नुकात को शामिल न करने पर अकबर ओवैसी का इजहार अफसोस। दस लाख करोड़ रुपए की जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं। वक्फ बोर्ड को फौरी जुडिशियल पावर दिए जाएं। असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। राजिंदर नगर हुदूद में एक और कत्ल की वारदात। अराजी तनाजा, हमले की वजह। और तेलुगु टीवी सीरियल्स की अदाकारा श्रावणी की खुदकुशी। ग्लैमर और शोबिस की दुनिया की चमक दमक के अंदरूनी हालात क्या वाकई भयानक हैं? कई सवाल जहनों में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में ऐलान किया है कि तेलंगाना में हर इंच का सर्वे किया जाएगा। चारशंबे के दिन असेंबली में नए रेवेन्यू कानून और वीआरओ ओहदे को बर्खास्त करने, बलदिया कॉरपोरेशन एक्ट में तरमीम और पंचायत राज कानून में तरमीम एक्ट को मुतारिफ कराया गया। वजीर आला ने कहा कि नया रेवेन्यू एक्ट अवाम की सहूलत और बदउनवानी से पाक निजाम कायम करने के लिए लाया गया एक बेहतरीन कानून है। तेलंगाना तश्कील के वक्त जितनी खुशी हुई थी उतनी खुशी आज हो रही है। वजीर आला ने जुमला बिल्स के नुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से इस बिल पर काम हो रहा है ताकि इस बिल में कोई कमी न रह जाए। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में खिदमात अंजाम देने वाले 20,290 वीआरओ की मुलाजमतों को कोई खतरा नहीं है। उन्हें दीगर सरकारी महकमों में स्किल तनख्वाहों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उसी तरह 5,648 वीआरओ की मुलाजमतों को भी खतरा नहीं होगा, लेकिन वीआरओ निजाम को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तहसीलदार आरडीओ के तमाम इख्तियारात को खत्म कर दिया गया है। वजीर आला ने कहा कि तमाम रेवेन्यू अदालतों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। रियासत की रेवेन्यू अदालतों में जुमला 16,137 मुकदमे हैं, जिनकी यकसुई के लिए 16 फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल में 60 दिन के अंदर इनकी यकसुई की जाएगी। सिविल कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट से भी रुजू हो सकते हैं। धरनी पोर्टल में तमाम तफसीलात होंगी। उनका कहना था कि इस पोर्टल को तेलंगाना अराजियात को 2 जुमरों में तकसीम किया गया। एक जुमरे में ज़रई अराजियात की तफसीलात होंगी, दूसरे में गैर ज़रई अराजियात की तफसीलात होंगी। पोर्टल पूरी तरह शफाफ होगा। किसी भी ओहदेदार को खुसूसी इख्तियारात नहीं होंगे। इसी सर्टिफिकेट की तफसीलात भी पोर्टल में मौजूद होंगी। ऐसी अराजियात जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, उन अराजियात को ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन करने का अख्तियार तहसीलदार को होगा। रियासत के 114 सब रजिस्ट्रार को गैर ज़रई रजिस्ट्रार यानी कि गैर ज़रई अराजियात का रजिस्ट्रेशन करने का अख्तियार दिया गया। वज़ीर आला ने इस नए कानून के बाद अवाम को रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत आसान होने का तयक़ुन दिया। रजिस्ट्रेशन के साथ म्यूटेशन और अपडेशन भी फौरी हो जाएगा। मौरसी रजिस्ट्रेशन के लिए अफराद खानदान में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तेफाक के बाद रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अब एक बार निकालना होगा, बार बार दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। देही इलाकों में ग्राम पंचायत और शहरी इलाकों में म्युनिसिपैलिटीज में जारी किया जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट डाटा के मुताबिक दिया जाएगा। तेलंगाना के हर इंच का सर्वे कराया जाएगा। डिजिटल मैप तैयार होगा। किसी मुकाम से भी धरनी वेब पोर्टल से तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। इस कानून से कमजोर पर ताकतवर का जोर नहीं चलेगा। गरीब हो या फिर किसान, हर एक को इंसाफ मिलेगा।
बदउनवानी का खात्मा होगा। कोविड-19 के बाद माशी हालात कमजोर होने के बावजूद हुकूमत ने अवाम के हक में यह फैसला लिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर होंगी। ऐवान असम्बली में उन्होंने बताया कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं था कि मसाजिद को मुनहद्दम करे, लेकिन गलती से 2 मसाजिद और 1 मंदिर को नुकसान हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर बनेगी और 2 मसाजिद के दरमियान जो जगह थी वो मसाजिद को दी जाएगी और इमाम के क्वार्टर्स तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट में 1 मंदिर और गिरजाघर भी तामीर होगा। जहां पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था। मैं साफ बता रहा हूं, वहां एक टेम्पल भी था। इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान को मानता हूं, ये दुनिया जानता है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। तो इसलिए जहां मस्जिद थे दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मसाजिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं, और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे इंशाअल्लाह से, फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूं, और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटेरिएट है तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा, और मसाजिद जो 2 थे हमारे 2 के 2 बनेंगे, बिना किसी शक के। इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं। तेलंगाना असेंबली में एक बार फिर वक्फ अराजियात के तहफ्फुज को लेकर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान को झिंझोड़ दिया। अकबर ओवैसी ने मुताल्लिका वजीर की तरफ से औकाफी अराजियात के सर्वे और फिर गजट में उसके इंदराज के मामले में जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अकबर ओवैसी ने कहा कि वक्फ अराजियात का कोई पुरसान हाल नहीं है, इसलिए ये अराजियात तबाह हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गजट भी शाये नहीं की जा रही है। दूसरे सर्वे में वक्फ अराजियात होने के बावजूद कानूनी तौर पर हम वक्फ अराजियात के तहफ्फुज के लिए जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हम जंग हार रहे हैं और अराजियात से महरूम हो रहे हैं। उनका कहना था कि जो भी कार्रवाई करनी है इस सिलसिले में जल्द की जाए और वक्फ अराजियात को बचाया जाए। So the survey commissioner Waqf has to conduct the survey of all Waqf properties of the state and should prepare the list and should submit the same to the government. As per the section 5(1) of Central Waqf Act 1995. The government, after receiving the second survey report from the survey commissioner of Waqf under section 4 of 3 of Waqf Act 1995 shall forward a copy to the Waqf board, and the Waqf board, after receiving the survey report from the government, shall examine it and publish an official gazette. This is under section 5 of 2, sir, of the Waqf Act 1995. Moreover, all the entries which have been made in second survey report of Waqf are in official capacity, supported by valid legal documents, and this office is standing with the claim and such as the question of an question has been asked, sir, and the reply given is does not arise. How can it be, sir? Sir, एक कायदा है, एक कानून है जो मैं आपको पढ़ के सुनाया, इसके हिसाब से ये प्रोसीजर को एडॉप्ट करना पड़ता है, और प्रोसीजर को एडॉप्ट करके आपको नोटिफाई करना पड़ता है, और मिनिस्टर साहब बोल रहे डज नॉट अराइज। सर, इसी वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं सब, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर, सर, आई वुड लाइक टू आस्क few more questions, sir. The first question is, in the second survey, I would like to know as to total how many Waqf institutions were visited and inspected. One, sir. Second question, how many acres of land was identified in the second survey of Waqf land? Third question, sir, what are the documents verified and supported in the claim for Waqf land, sir, to be Waqf land, sir, by the Waqf board? Sir, I would also like to know, sir, the fourth question, the signature of MRO is compulsory on the survey reports of the second survey of Waqf lands or not?
Sir, fifth question, till date, how many second survey Waqf institutions land files were cleared and pending with the revenue department, sir? Sir, I would also like to know what are the reasons the government has not taken any process to notify, gazette the second survey, the land which were identified in the second survey, sir. Sir, I would like to have a specific answers for this question, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, ये हो रहा ये साहब कि ये अब आप देखिए सर ये रिपोर्ट 2014 में दी गई सर, 2014 से लेके 2020 आ गया साहब. Report देने के बाद the due procedure is the Waqf Board's employee should go verify, reconcile with the revenue department, then give it to the government. Government has to issue a notification, and if any objection comes and no objection comes, then the gazette has to be published. Once the gazette is published, there is a specific time period where anyone can go and challenge. If the gazette is not challenged in the specific period of time, then it cannot be challenged again. अब हो रहा है साहब, ये लोग ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, गजट नहीं छाप रहे हैं, सेकंड सर्वे में वक्फ लैंड होने के बावजूद भी लीगली वी कैन नॉट फाइट द बैटल, वी आर लूजिंग द बैटल एंड वी लूजिंग द लैंड, सर. तो ये इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब को बोलिए स्पेसिफिक आंसर्स दीजिए और इस पे जो भी कार्रवाई करना है जल्दी करिए, वक्फ लैंड को बचाइए. दूसरी तरफ अकबर ओवैसी ने मुतल्लिका वजीर से सवाल किया कि वक्फ अराजियात के गजट में इंदराज और उसे शाया करने का काम कब मुकम्मल होगा, इस सिलसिले में वक्त का तयन किया जाए. उनका कहना था कि 2016 से ये ज़ेर इल्तिवा है. अकबर ओवैसी ने कहा कि कई इमारतें और एयरपोर्ट वक्फ अराजी पर तामीर किए गए, 10 लाख करोड़ रुपए की जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं. फौरी वक्फ बोर्ड को जुडिशियस पावर यानी कि अदालती इख्तियारात दिए जाने चाहिए. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ सिफर के दौरान मौकूफा जायदाद खदीम मस्जिद चिन्ना मौला अली, जिसके तहत मस्जिद भी है, जिसका गजट नंबर 6A है, 9 फरवरी 1989 में यह गजट निकाला गया था. इसके सर्वे नंबर 10/1 और 10/2 हैं. इसकी जुमला अराजी 84.3 एकड़ 39 गुंटे हैं. उन्होंने इंकशाफ किया कि ये अराजी अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कब्जे में है. मजलिस के फ्लोर लीडर ने इस अराजी के अदालती मुकदमे की तफसीलात ऐवान में रखी. उनका कहना था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी 84 एकड़ की अराजी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं. इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है. फौरी इस अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए. ऑनरेबल स्पीकर सर साहब, ये मैं ये जीरो ओवर में औकाफ की एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट जायदाद जो कई बरस से कब्जे में है उसके ताल्लुक से उठा रहा हूं. अभी मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड का, लेकिन सर्वे के बारे में था, इसलिए उसमें इसको ऐड नहीं करा मैं. सर, ये मौकूफा जायदाद है जिसका नाम है ओल्ड मॉस्क एंड चिन्ना मौला अली, जिसकी मस्जिद भी है और इसका एक गजट नंबर 6A 9 फरवरी 1989 में जो निकाला गया, और ये अटैच वक्फ लैंड है इन सर्वे नंबर 10/1 एंड 10/2 ऑफ हबशीगुड़ा विलेज हैविंग एन एक्सटेंट ऑफ 84.39 guntas, 84 acres and 39 guntas, sir. Sir, the brief, I would like to say that ये जमीन आपको सुन के हैरत होगी कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कब्जे में है सर. 84 एकर्स ऑफ लैंड सर. सर, अगर इसकी हिस्ट्री देखे जाते हैं सर, prior to establishment of Usmania University, sir, this land in the survey number which I had mentioned, sir, was there, sir. The Inamdar claimed that the land were not acquired, but the other neighboring land were acquired, and the matter had gone to the courts, sir. Sir, Usmania University filed an OS number 1 in 1956 claiming that the subject land was acquired by the Nizam government. The request for eviction of the person in process. The Honorable High Court dismissed the OS in 1959 stating that the scheduled land were not acquired, sir. Aggrieved by the said order, Usmania University preferred an appeal in CCA number 61 of 1959
which was also dismissed, confirming the order in OS number 1, sir. Sir, the Osmania University again requested the government of Andhra Pradesh then for eviction of encroachers according to the Tehsildar Hayatnagar, issued notices. Sir, again, in that act, an order was passed, sir, and this aggrieved by the said eviction order, Tehsildar Hayatnagar, then occupant preferred to go for an appeal with the sub-collector, sir, and in sub-collector also the same was dismissed. Later they filed a writ petition number 1539 of 1974, challenging the eviction proceedings of Tehsildar Hayatnagar, wherein again the High Court dismissed the writ petition. Agreed with the same, they preferred an appeal of number 905 in 1975, wherein the division bench set aside the eviction orders of Tehsildar Hayatnagar, sir. Sir, agreed with the order of the High Court in appeal number 905 of 1975, Osmania University preferred civil appeal CA number 2031 of 1977 before the Honorable Supreme Court, sir, wherein the Supreme Court upheld the judgment of division bench's appeal number 904 of 1975, sir. Sir, this matter was again referred to Advocate General, sir. By the government, the AG said that this is not a fit case to be filed as a suit, and it is time barred and no chance of success whatsoever, sir. And this was again done in the year 2002, sir. Sir, also the registrar of Osmania University in 1958 recorded a statement stating that he has not seen documents of acquiring the land or remember the name of the officer who was taking charge of the land. Sir, through you, I request, ये मस्जिद और ये 84 एकर्स जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपनी लैंड बोल के कब्जा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है. प्लीज हैंड ओवर दिस लैंड टू वक्फ बोर्ड so that we can take up. वहां एक यूनिवर्सिटी करेंगे. अगर यूनिवर्सिटी के लिए अगर कम पड़ी है जमीन तो ठीक है साहब, the government can take the land on lease and give some money for that land at least. कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर. 84 एकड़ सर. तो आई रिक्वेस्ट through you to the government, sir, to kindly take an appropriate action and see that this land is handed over to the Waqf board, sir. Thank you, sir. अकबर ओवैसी की तरफ से सवालात की बुछार पर वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि वक्फ अराज़ियात के मामले में हुकूमत संजीदा है. दूसरे सर्वे की रिपोर्ट को वक्फ बोर्ड के हवाले किया गया था. इसकी मुकम्मल जांच के बाद वक्फ गज़ीट में शामिल किया जाएगा. इस मामले में रियासती वजीर ने एतराफ़ किया कि ताख़ीर हुई है. इस सिलसिले में वक्फ ओहदेदारों के साथ मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के बाद इजलास मुनक़्क़िद करते हुए अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा. उनका कहना था कि कब्जे की हुई वक्फ अराज़ियात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वॉरियर्स की खिदमात को जबरदस्त करार पेश किया है. असम्बली में कोरोना पर मुबाहस के दौरान कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने कहा कि डॉक्टर्स, जारोबकश, निकासी अमला, नीम तिब्बी अमला, तदफीन और आखिरी रसूमात अंजाम देने वाले अमले ने जो खिदमात अंजाम दी है वो उन्हें सलाम करते हैं. अकबर ओवैसी ने हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोट में तिब्बी अमले और कोरोना वॉरियर्स की सिताइश न करने को बाइस अफसोस करार दिया. उन्होंने कोरोना की वजह से बताया कि दुनिया से रुखसत हो चुके महलूकीन के अफराद ख़ानदान से वो इज़हार ताज़ियत करते हैं. कायद मजलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लॉकडाउन के दौरान किए गए अवामी मदद के इक़दामात का जिक्र किया और पार्टी अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया. इसके साथ साथ अकबर ओवैसी ने तमाम सियासी जमातों के कायदीन को जिन्होंने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान अवाम के बीच रहकर खिदमात दी, उनकी सिताइश की. Chief Minister Saab, is that, sir, what was the assistance provided by the Government of India to the state to fight COVID? What was the equipment given and what was the financial help given by the Government of India to the state? This is very important, sir. Secondly, sir, Honorable Chief Minister Saab had spoken about Osmania Hospital. I want to reiterate my demand once again. We are against the demolition of Osmania Hospital. Osmania Hospital हमारी पहचान है, हमारी शान है, हैदराबाद की नाक है. आप खुदा के लिए उस्मानिया को गिराइए मत. Many heritage structures
को कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को जो पुराने हैं उसको हम जिंदा रख सकते हैं। आज उस्मानिया गिरा तो कल के हाईकोर्ट को भी गिरा देंगे। तो आप बाजू में खुली जमीनें वहां बनाइए। एक हेरिटेज है, एक पहचान है, पुराने शहर का ज्वेल है। मैं कहूंगा, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया दवाखाने को मत गिराइए, उसको बनाइए, उसको जिंदा रखिए, उसकी अजमत को बहाल करिए, उसकी शान और शौकत को जो वीरान हो चुकी है उसको दोबारा बहाल करिए। और सर, I also like to know from the Honorable Chief Minister is that so important. Bharat Biotech. Bharat Biotech is in a second stage for the COVID vaccine. Sir, through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab to please call for a meeting, and we should also have some share in the vaccine that would be made. If not, नहीं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलेगी वो बोलेगी और सब चला जाएगा। यहां बन रहा है, यहां पे मेहनत हो रही है, यहां से निकल रहा है, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो भारत बायोटेक वालों को बुलाकर बात करिए, उनसे मीटिंग करिए। दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क। वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट देम फॉर द वर्क एंड द रिसर्च विच दे आर डूइंग, कि तेलंगाना को हेल्थ के नक्शे पर ले आए भारत बायोटेक। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट सर। सर, एंड फोर्थली, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सर, the government has done whatever possible they could have done to fight the COVID, to treat the COVID patients. They have done. Honorable Minister Saab and Chief Minister Saab had also said, sir, but one reality is there. The people are losing the confidence in the government hospital. We need to build up the confidence of the poor people for going and getting treated at government hospitals. It is very important, sir. Why is it that a COVID patient has the fear and is scared to go to government hospital? We all need to work, build up that confidence and say that, okay, do not go to private hospital, go to government hospital. They are treating well, they are treating good. We need to build up this confidence. This is very important, sir. Sir, also, sir, please. A major clarification I want to ask, sir. I thank the Chief Minister, Saab, for saying that he would consider in including COVID in Arogyashri. He said he'll consider, he'll think about it. I thank you very much, sir. Sir, one request I want to make is that now, if any patient comes to the hospital where they are taking Arogyashri, in the Arogyashri package, COVID treatment is not included. Like if I go for a health problem to hospital, the doctors are scared to touch me. They do not want to touch. If they have to put a stunt or have any surgery, they do not want to touch the patient unless and until the report comes. Not the antigen, sir. We need to do the real RT-PCR test for this. So kindly include some amount in that. This is very important. If not, the doctors, the treating doctors and the treating nurses will get infected, sir. And one more clarification and request which I want to make to Honorable Chief Minister Saab is that, sir, in this, many patients have lost their life or they have treated and they have lost their savings by getting treatment in private hospitals. Any BPL person, CM relief fund से कुछ भी amount उनको मुकर्रर करके दे दीजिए तो गरीबों को बहुत फायदा होगा इससे। सर, आज माशी तौर से बहुत परेशान है गरीब। खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, खर्जों में है, सेविंग चले गई है। कुछ मदद हो जाती है उनकी अगर आप करेंगे सर। सर, and also sir, I just want to tell one thing, sir. In this COVID period, there was a crisis, and crisis was being getting created कि ऑक्सीजन की परेशानी, ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा हॉस्पिटल्स में. If खुदा ना खास्ता second wave comes, we should tackle and see that this oxygen shortage should not happen, sir. It should not happen, sir. Sir, lastly, sir, I would like to just say that, sir, I'm not criticizing. फिर से बोलेंगे अकबर साहब तनकीद कर रहे, तनकीद नहीं कर रहा हूं साहब. मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कितना कैसा एटीट्यूड है. आप देखिए साहब, इसमें ये मिनिस्टर साहब जो स्टेटमेंट दिए उसमें पेज नंबर 2 में आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के बेड्स के बारे में, ऑक्सीजन बेड्स के बारे में कहे हैं कि 10,000 ऑक्सीजन बेड्स हैव बीन क्रिएटेड बोल के बोले साहब उसमें. और आप ये मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जो हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं सर, which we submit in the High Court and also to the press, the total oxygen beds are 5,861. नोट में 10,000 बोल रहे हैं आप.
हाई कोर्ट को जो रोज दे रहे हम और इसमें 5,000, तो कौन सा सही है बताइए सर? आई एम श्योर इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द मिस्टेक ऑफ द ब्यूरोक्रेट सिटिंग देयर. दे एम्बैरस द गवर्नमेंट, दे डू नॉट टेक इट सीरियस. तो यह बात मैं कहना चाह रहा हूं साहब, आप काम करें और काम को बयान क्यों नहीं करते? काम जो करे हैं, जो खिदमत करे हैं, जो लड़े हैं इस दौर में, उसको बयान क्यों नहीं करते सर? एंड वन मोर थिंग सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, सर वी हैव मेनी म्युनिसिपल मार्केट्स लॉकडाउन के पीरियड में बंद था. लॉकडाउन के पीरियड का रेंट देने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है. प्लीज एग्जेम दैट रेंट सर. इन दिस लॉकडाउन पीरियड, power tariff ka bill, because of the lockdown, the power people didn't come to collect the power bills. It is their mistake that they didn't come, but they made the consumers pay the penalty. So this is unfair sir. पूरा स्लैब बना दिए साहब, उसको आगे बढ़ के चला गया. गरीब की नौकरी नहीं है, खाने को खाना नहीं है. छोटे से घर में जहां पे 500, 800, 1000 का बिल आता था, उसको 4-4 हजार का बिल आया. बाज लोगों को 10-10, 20-20, 1-1 लाख का बिल आया. Kindly look into that. It is a very important, sir. It is very important, sir. सर मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये जितने टैक्सीज होते हैं, टैक्सीज को रोड टैक्स और दूसरे टैक्सेस देना पड़ता है. एवरी गवर्नमेंट हैज इन अदर स्टेट्स हैव एग्जेम्प्टेड देम. काइंडली सर, ये भी गरीब हैं, इनके टैक्सियां बंद थे, अभी भी लोग नहीं चला रहे टैक्सी. उबर होने दीजिए, ओला होने दीजिए, जितने भी टैक्सीज हैं, इनके जो भी टैक्सेस है उसको एग्जेम करेंगे आप तो बहुत अच्छा होगा. और मैं फिर से आपसे यही कहूंगा सर कि आप भारत बायोटेक को बुलाइए. और मैं आप चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि मैंने तनकीद नहीं की, मेरी तनकीद हर वक्त बराए तामीर रहती है. और आप मेरे दोस्त थे, मैं आपका एहतराम व इज्जत करता हूं. आपको हम कदर की नजर से देखते हैं और हमने हर वक्त, और आज मैं रिकॉर्ड में आके केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करूंगा सर, इस वास्ते कि आई वेंट एंड आई मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू हिम अ ईयर बैक कि ये वक्फ लैंड है सर, ये वक्फ लैंड का है. तो केटी रामाराव साहब रंगारेड्डी कलेक्टर को बोल के वो वक्फ लैंड में इंटरवीन करके हमको 50 एकड़ दिलाए थे. और सर कोविड के पेशेंट्स को बरियल ग्राउंड्स में बरी करने नहीं दे रहे थे कोई भी. उस वक्त यही बरियल ग्राउंड जो केटीआर साहब दिए थे वो काम आया. हम उसमें 310 मुस्लिम मैयतों को दफनाए सर. इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर. उसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, बराबर लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपसे दूर होंगे. मैं आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को. हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने 1 मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं जो भी हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है और मुझे खराब दिखा. पूरे हालात बताए और बोले कि आप लोग कहां बनाना चाहते बोलिए. हमने कहा साहब हम जहां था वहीं बनाना चाहते हैं. तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए. गलती हुई, मुझे अफसोस है, बयान दिया, कहा बना लीजिए. फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए, एक मस्जिद इधर थी, एक मस्जिद इधर थी, इसके बीच में जगह है, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, पूरी जमीन ले लीजिए. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब मेरे उठाए गए मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे. और उम्मीद करता हूं कि आप जो आरोग्यश्री और बीपीएल फैमिलीज के बारे में, टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में, म्युनिसिपल के रेंट के बारे में जो उठाया हूं मैं, उस पर आप हमदर्दाना गौर करेंगे. शुक्रिया साहब. वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई खास मदद नहीं मिली है. LHRM के तहत 256 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, 90 करोड़ रुपए अलग दिए गए. सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड से फंड जारी किया जाएगा. वजीर आला ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल का मसला अदालत में है, इसका फैसला आने के बाद तमाम से राय मशवरा करने के बाद कतई फैसला लिया जाएगा. उर्दू में बोलना है तो कोई खास असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया. और इस दरमियान में जो पैसे नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ रिलीज हुए वो आम रिलीजेस है.
वो है 256 करोड़ से, जस्ट 256 करोड़। एक 90 करोड़ अलग से दिए। अब उसका फिर उसमें गिनती करते हैं, हमारे बजट के साथ जोड़ते क्या जोड़ते, वो अंत में पता चलेगा, और कुछ नहीं इसके सिवा। इसके अलावा कोई असिस्टेंस आया जो कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं था, ना मरकज के पास ना रियासत के पास। तो हम अपने कोशिश करें, हम एक 700-800 खरीद ली अपने कोशिशों पे, और मरकज का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दिए 647 वेंटिलेटर्स दिए, और उसको हमारे जो बजट होता है हिस्सा उसमें काट रहे। तो अलग से कुछ नहीं दिए, एक भी फ्री में नहीं, तो ये काटा जा रहा है। ये पता नहीं क्या होता है आखिर में, लास्ट में क्या करते नहीं मालूम। ये हकीकत है, बिकॉज दीज आर अकाउंट्स विच आर ऑडिटेबल, इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकते। दिस विल गो टू द काग आल्सो व्हाट असिस्टेंस हैज कम। एक्चुअली ना के बराबर सर, आया कुछ नहीं है, बातें आए लेकिन पैसे तो नहीं मिले। हम कुछ रास्ते बताए थे, उसको भी माना नहीं गया। कुछ बढ़ाने की बात कहे, माना नहीं गया। कम से कम लोन रिस्ट्रक्चरिंग करो बोले, वो भी माना नहीं गया। बिल्कुल नहीं सुने, और नाक खींच के जो है वसूल कर रहे हैं। पूरे बैंक्स जितने भी रियासत के कर्जा है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी नहीं माने। FRBM बढ़ाने की बात बोले हम, वो भी नहीं माने। बढ़ाए लेकिन कंडीशन लगा दिए, आप पावर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करो तभी दे देंगे, फलाना करो दे देंगे, ढिमका करो दे देंगे, उस पर भी पाबंदियां लगा दी। दैट इज द असिस्टेंस विच हैज कम, नथिंग एल्स। जो भी किए जा रहे हैं हमारे बल पर, हमारे ताकत पर, अब वो चल रहा है। भारत बायोटेक से हम जरूर बात करेंगे, हमसे मिलके भी गए वो लोग। डेफिनेटली होम स्टेट है, तो वहाँ वैक्सीन अगर बनता है पहला प्रायोरिटी हमको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर इंश्योरिंग दैट। आरोग्यश्री बट्टी विक्रमार्का साहब ने भी कहा है ये बात को, हमारे लोग भी कह रहे थे। मैं इसको ज़रूर एग्जामिन करता हूँ, तो वेरी सिंपैथेटिक दिस थिंग। लेकिन आप जो बात कहे वो अच्छी बात है कि गरीब से गरीब लोग कोई प्राइवेट में अगर ट्रीटमेंट लिए तो बेरेबल नहीं है उनको। अगर कुछ आपके इल्म में ऐसा है, मेरे पास आए, हमारे MLAs रोज देते रहते, आप भी भेजते रहते। CMRF में पैसे है, लिबरली मैं देता हूं, आप जानते हैं। आप भेज दीजिए कुछ, अगर आपके नजरिए में ऐसा है तो 100% आई विल सैंक्शन दैट, बिकॉज इट इज इन माई डिस्कशन। और ऑक्सीजन की कमी किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। वी हैव इंश्योर्ड। वो गलत प्रचार है बाहर जो भी हो रहा है, प्राइवेट हो सकता है, कुछ प्राइवेट लोगों का बदमाशी हो, मैं ऐसे समझता हूं, करती रॉन्ग बात है। हम पूरे तैयारियां करके है। और ये जो बात आपने कहा कि ऑक्सीजन बेड्स 100% मार्च से लेके अब तक 8000 बेड हमने ऑक्सीजन बनाया। उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था, शो पीस के जैसा था। व्हाट आई टोल्ड द डिपार्टमेंट इज, ये कहीं भी सिर्फ कोरोना ही नहीं, कल को कोई स्वाइन फ्लू हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, तो हम फायदे में ही रहेंगे। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाए तो बढ़ाते जाने के लिए मैंने कहा। हाईकोर्ट में जो दिया गया वो एक स्टेज वाला मामला था, और दोनों को सेपरेट करके भी बता रहे। एक्सक्लूसिव कोरोना वार्ड्स के लिए ऑक्सीजन बेड कितने हैं, बाकी जो दूसरे ट्रीटमेंट है उसमें करने के लिए कितने हैं, दोनों को जोड़ के अगर कहा जाए आज 10,000 के ऊपर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आगे भी, मैंने तो ये तक कहा कि PHC में भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करो, ताकि हम किसी भी कीमत पर कोई भी स्वाइन फ्लू या कोई एपिडेमिक आ जाता है तो फेस करने के लायक रहेंगे। और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे अगले बजट में या महसूस हुआ पूरे रियासतों के सरकारों को, मरकज के सरकार को, मरकज क्या करता मुझे नहीं मालूम, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रियासत में हेल्थ की बजट बढ़ाने की बहुत सख्त डिमांड है, बहुत ज़रूरत भी है। इस चीज़ पे नज़र हम लोग डालेंगे, ज़रूर डालेंगे, ज़रूर बजट बढ़ाने की पूरी प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है, सबसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, हैदराबाद में जो कभी नहीं थे,
बस्ती दवाखाने हमने शुरू किए हैं। इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। हैदराबाद में थे ही नहीं, एक भी नहीं था, कुछ अर्बन हेल्थ सेंटर्स थे, लेकिन अब उसको 200 दवाखाने ऑलरेडी बन चुके हैं और 150 मैंने सैंक्शन किया है। मेरे ख्याल से आगे 2-3 मंथ्स राजेंद्र गाరు 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 मंथ्स था 3 नेक्स्ट 3 महीने में पूरे 350 बस्ती दवाखाने हैदराबाद में पब्लिक के लिए सेवा करते रहेंगे। वो भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। हर डिवीजन को 150 डिवीजन है हमारा हैदराबाद में, उसमें हर डिवीजन को 2 मिलेंगे और जहां गरीब ज्यादा है एक 50 सीएम का कोटे में रखे हुए हैं, जहां ज्यादा लोग गरीब लोग हैं वहां वो 50 भी दे देंगे। कुल मिलाकर के 350 बस्ती दवाखाने शहर के अंदर काम करते रहेंगे। कोविड में भी काम आ रहा है, हर चीज में काम आ रहा है। ये हमेशा के लिए रहेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे। कोविड जाने के बाद बस्ती दवाखाने काम करते रहेंगे। मैं समझता हूं मैं आपका पूरे जवाब दे दिया। और उस्मानिया हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, वो कोर्ट में इट्स ए मैटर सब जुडिस। आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट प्रोक्लेम एनी डिसीजन बिकॉज इट्स सब जुडिस। देखते हैं हाईकोर्ट का आ जाए तो उसके बाद में फिर हम बैठक करेंगे, बात करेंगे जरूर। सिटी के पूरे एमएलए बुला के मैं खुद बात करता हूं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। थैंक यू। हाँ, वो भी आपने बहुत अच्छा बात उठाया। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड ए रिप्रेजेंटेशन। वो जो भी है 2-4 बात आपने कहा उसके साथ जोड़ के हमने काफी किया है, काफी चीजें किए हैं गरीबों के लिए। अगर ये भी लायक है, मुनासिब है तो जरूर करेंगे। कितने राशि होता मैं इसका आप एक चिट्ठी मुझे भेज दी, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को देके एग्जामिन करवाता हूं और मैं आपको इतला भी देता हूं कि क्या कर रहे हैं उसमें। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि खानगी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने आईएएस ओहदेदार की निगरानी में टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर मुख्तसर मुबाहिस में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस काबू में है, हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को खौफ दिलाने के बजाय उनमें एतमाद बहाल करे। इसी तरह हुकूमत काम कर रही है। वजीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस को आरोग्यश्री में शामिल करने पर गौर करते हुए बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने पूरी तरह से हुकूमत मुतारिक है। जरूरत पड़ने पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। आइंदा रियासती बजट में हेल्थ बजट में इजाफा किया जाएगा। कोरोना वायरस से पैदा हालात में जिसने भी ताउन किया उस जज्बे को बरकरार रखते हुए काम किया जाए। अपोजिशन से उस वक्त बात की जा सकती है जब वो कोई मुफीद मशवरे देने के लिए आगे आए। सिर्फ हुकूमत को निशाना बनाने के मकसद हो तो बात करना बेफैस है। अपोजिशन अगर हुकूमत को निशाना बनाने का काम करेगी तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। अपोजिशन का गला घोटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास बात करने बहुत बड़ा गला है। ऐवान असेंबली में पब्लिक मीटिंग की तरह बात करेंगे तो नहीं चलेगा। खवायद के मुताबिक चलना हो तो बात करें। वजीर आला ने कहा कि अगर अपोजिशन को ज्यादा वक्त चाहिए तो स्पीकर से दरखास्त करें। अगर वो इजाजत देते हैं तो फिर उस हिसाब से हुक्मरान जमात के अरकान को भी इजाजत दी जाए। इससे पहले मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोरोना पर मुबाहिस के लिए सिर्फ 6 मिनट का वक्त दिए जाने पर स्पीकर से सवाल किया। अकबर ओवैसी का कहना था कि कोरोना पर बात करने के लिए सिर्फ 6 मिनट का वक्त दिया गया। आदाब साहब कैसे हैं, थैंक यू, खैरियत साहब, और ये कहने तक ही 6 मिनट का वक्त खत्म हो जाता है। CORONA कहने तक ही वक्त खत्म हो जाएगा। कायदे मजलिस का कहना था कि वो 20 साल से ऐवान में है, 11 पार्टियां होने के बावजूद भी वक्त मिला करता था। अकबर ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम नहीं आएंगे, आप ही चला लीजिए। अकबर ओवैसी ने कहा कि स्पीकर को इस सिलसिले में इंसाफ करना चाहिए। हम 6 मिनट में क्या कहेंगे। स्पीकर की तरफ से की गई वजाहत पर अकबर ओवैसी ने कहा कि दुनिया भर में मुलाजमतों से लोग महरूम हैं और इस वक्त कोरोना की वजह से हालात संगीन हैं। इसके लिए 6 मिनट का वक्त बहुत ही कम रहेगा। अकबर ओवैसी के एतराज के बाद उनके वक्त में इजाफा किया गया। साहब टाइम का पाबंदी है ना, जरा प्लीज कोऑपरेट। आप बोल दीजिए कितनी देर में खत्म करना है साहब। अभी खत्म कर दूं, अभी खत्म कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। कोरोना पे जो आप मौका दिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टेट के लोग देख रहे हैं। आई होप द पीपल ऑफ द स्टेट आर सीइंग कि हाउ सीरियस इट इज एंड व्हाट अ टाइम हैज बीन गिवन ऑन सच अ सीरियस सब्जेक्ट वेयर द वर्ल्ड इज सफरिंग। वक्त भी नहीं है हुकूमत के पास सुनने के लिए, बोलना भी नहीं देना चाहते हैं, और हम बोलते हैं तो महाभारत कहते हैं। ठीक है साहब, हम नहीं बोलेंगे। आपको मुबारक, ये ऐवान, ये आपको मुबारक।
आप जो चाहे जैसा चाहे कर लीजिए, इंशाल्लाह अवाम फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बोलना तो बहुत चाहता था, मरकजी हुकूमत में भी गिरना चाहता था, उनके क्या नाकामियां हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। तो ठीक है, शुक्रिया आपका। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान असेंबली में कोरोना वायरस के मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में तिब्बी अमले और डॉक्टर्स की कमी है। उनका कहना था कि हॉस्पिटल में सिटी स्कैन नहीं है, दीगर सहूलतों का फुकदान है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि देही इलाकों में कोरोना के मरीजों को होम क्वारंटीन करने की वजह से कोरोना वायरस तेजी से फैला है। गुज़िश्ता असेंबली इजलास में कांग्रेस ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी कि कोरोना से निपटने के लिए सख्त इक़दाम की जरूरत है। इस पर वज़ीर आला ने मजाक उड़ाया था। आज वही हालात पैदा हुए हैं। भट्टी ने कहा कि वज़ीर आला ने एक देहात का दौरा नहीं किया, ना ही गांधी हॉस्पिटल का मुआयना किया। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया, दिया जलाया गया, हमने ताउन किया। जमहूरियत में आफात समावी के वक्त हुकूमत अपोजिशन से राय मशवरे करती है, लेकिन ये हुकूमत अपनी मर्जी से फैसले लेते हुए काम कर रही है। शराब की दुकानें खोलने से भी किस तरह के हालात पैदा हुए उससे सभी वाकिफ हैं। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में चारशंबे को एक बार फिर इजाफा हुआ है। चारशंबे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2479 नए केसेस दर्ज हुए। जुमला केसेस की तादाद 1,47,642 तक पहुंच गई। चारशंबे की सुबह 10 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 916 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,15,072 बताई गई। चारशंबे की सुबह 2,485 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 31,654 बताए गए। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 322, करीमनगर 120, मलकाजगिरी 183, रंगारेड्डी 188, पेद्दापल्ली 71, सिद्दीपेट 88, वरंगल अर्बन 124, वरंगल रूरल 34, भोंगिरी 46, संगारेड्डी 64, नलगुंडा 108, महबूबनगर 40, खम्मम 94, जगतियाल 79, मंचरियाल 67, निजामाबाद 101, कामारेड्डी 94, जंगांव 35, निर्मल 43, वनपर्ती 33 और नागर कर्नूल में 54 केसेस दर्ज हुए हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली मुमताज खान ने हल्का चार मीनार के तकरीबन 171 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। रुकन असेंबली ने बताया कि सरकारी स्कीमों से अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दूसरे बुनियादी मसाइल की यकसुई को भी अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इस मौके पर तहसीलदार शेख फरहीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, राजमोहन के अलावा पार्टी कारकुन मौजूद थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान से इज़हार तशक्कुर किया। हल्का याकूतपुरा में भी मुस्तहक लड़कियों के अफराद खानदान में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में आई। चार मीनार तहसीलदार दफ्तर में मुनक़दा तकरीब में रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खां, महमूद खादरी, मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना के हमरा मुस्तहकीन में 60,06,960 रुपए के चेक्स तस्लीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने मजलिसी कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तस्लीम किए। मज़कूरा चेक्स हासिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों ने अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। उस्मानिया हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से चारशंबे को एहतजाज किया गया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना था कि नई इमारत की ऑपरेशन थिएटर में मौसर सहूलतें फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से एक दिन में अब से 3 ऑपरेशन हो रहे हैं। मरीजों को काफी तवील इंतजार करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि ऑपरेशन थिएटर और आउट पेशेंट खिदमात को मौसर बनाने के लिए मुसलसल तवज्जो दिलाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली मौजूद खां की निगरानी में बहादुरपुरे के जहानुमा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। चारशंबे को मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने फूलबाग और सत्तरबाग का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। हुसैनी पाशा ने बताया कि वाटर वर्क से जीएम और दूसरे ओहदेदारों के साथ उनका दौरा हुआ है। डिवीजन में नई लाइनों का काम जारी है। इसके अलावा मुसलसल डिवीजन का काम करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की जा रही है। वज़ीर आला केसीआर की तरफ से अराजी के तनाज़ात के खात्मे के लिए रेवेन्यू एक्ट मुतारिफ कराने का साबिक़ रुकन असेंबली सी प्रभाकर ने खैर मकदम किया। इस मौके पर प्रभाकर ने बताया कि जदीद रेवेन्यू एक्ट चीफ मिनिस्टर का तारीखी कारनामा है, जिससे अराजी तनाज़ात खत्म हो जाएंगे।
आबकारी इन्फोर्समेंट टीम ने ममनुआ ड्रग्स के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक आबकारी इन्फोर्समेंट टीम ने बीके गोड़ा रविंद्र नगर में वाक़ ग्रेस विला अपार्टमेंट पर धावा करते हुए मनोज, रोहित और नवीन को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से भारी मकदार में MDMA, चरस, एक्सेटी टैबलेट जब्त किए गए। इसके साथ साथ एक कार, एक स्कूटर, 4 सेलफोन भी जब्त किए गए। मज़कूरा ड्रग्स की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। इस टोली से ताल्लुक़ रखने वाले गोवा के साकिनान कुणाल शिंदे, रफ़ी और हैदराबाद अकबरबाग के साकिन मोहम्मद जुबैर हुसैन मफरूर बताए गए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त बहादुरपुरे के साकिन जावेद की हैसियत से की गई। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान फलकनुमा, मिलारदेवपल्ली और राजेंद्र नगर के हुदूद में कत्ल की तीसरी वारदात है। पुलिस के मुताबिक जावेद गाड़ी बनाने के लिए आए थे और वह करीब में मिर्ची की मंडी के पास गए थे। इस दौरान 3 अफराद वहां पर आए, उनसे बातचीत हुई। बहस व तकरार के दौरान तीनों ने जावेद पर चाकुओं से हमला कर दिया। मुकाम वाक़े पर ही जावेद की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही ACP राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़ा पहुंचे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। ग्लैमर और शोबिस की दुनिया के अंदरूनी हालात शायद पहले की तरह साजगार या खुशगवार नहीं रहे। यही वजह है कि फिल्म और टीवी से जुड़ी शख्सियतों की खुदकुशी के वाकयात सुनने में आ रहे हैं। एक ताज़ा वाक़े में तेलुगु टीवी सीरियल की आर्टिस्ट कोंडापल्ली श्रावणी ने खुदकुशी कर ली। लेकिन इस खुदकुशी के पीछे एक और नाम सामने आया जिसके बारे में श्रावणी के अफराद खानदान ने शुबहात जाहिर किए। बताया गया है कि टिकटॉक के जरिए श्रावणी का काकीनाडा के साकिन देवराज रेड्डी से दोस्ती हो गई। श्रावणी के भाई का कहना है कि देवराज की हरासानी से ही श्रावणी ने इंतहा इक़दाम किया। देवराज टिकटॉक पर अपने वीडियो बनाया करता था और वो श्रावणी से टीवी सीरियल में काम दिलाने पर जोर दे रहा था। श्रावणी की मां पापा रत्नम का कहना है कि जब श्रावणी सोया करती थी, देवराज उसके मोबाइल फोन को चेक किया करता और उसके मैसेजेस देखा करता। मुसलसल हरासानी की वजह से तंग आ चुकी थी श्रावणी ने यह इंतहा इक़दाम किया। श्रावणी के अफराद खानदान के मुताबिक देवराज श्रावणी को बाज़ तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल भी कर रहा था। पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। सदाशिवपेट ने 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी संगारेड्डी पुलिस श्रीधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुसद्दिक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार किया गया। ये खुफल चकनी के जरिए सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 25 तोले के तिला जेवरात के अलावा 150 तोले चांदी के जेवरात और दूसरी अशिया बरामद की हैं। महकमे से ज्यादा रिश्वत सुतानी ने मेदक जिला नरसापुर के RDO अरुणा रेड्डी के मकान पर धावा किया। ACB ने बाखबर इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए अरुणा रेड्डी के मकान से 28 लाख रुपए की नकद रकम और आधा किलो सोना जब्त किया है। अरुणा रेड्डी से पूछताछ भी जारी है। इस दौरान पता चला है कि मेदक के ज्वाइंट कलेक्टर के पास नागेश के पास धावा किया है और उन पर 1 करोड़ से ज्यादा रिश्वत लेने का इल्जाम है। रिंद बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके पत्थर का मकान के पास घर के बाहर खड़ी बाइक को आग लगाने का वाकया पेश आया। बाइक के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। CCTV फुटेज में कमसिन लड़का पहले बाइक के अतराफ घूमता नजर आया, उसके बाद उसने बाइक को आग लगाई। पुलिस बाइक को आग लगाने वाले कमसिन लड़के की तलाश कर रही है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के उवैसी रोड पर स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। आग के शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। इस वाकये में तमाम किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कमरे ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नया रेवेन्यू एक्ट असेंबली में पेश। VRO और VRA मुलाजमतों को कोई खतरा नहीं। तेलंगाना की हर इंच अराजी का सर्वे किया जाएगा। बिल के नुकात से वजीर आला ने ऐवान को कराया वाकिफ। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर होंगी। मजलिस की तवज्जो दहानी पर असेंबली में भी वजीर आला का ऐलान। कोरोना वॉरियर्स को सलाम। लॉकडाउन गैर जमहूरी, हर शोबा मुतासिर। उस्मानिया हॉस्पिटल के इन्हेदाम की मजलिस करेगी मुखालिफत। हुकूमत के नोट में अहम नुकात को शामिल न करने पर अकबर ओवैसी का इजहार अफसोस।
10 लाख करोड़ रुपए की जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं। वक्फ बोर्ड को फौरी जुडिशियल पावर दिए जाएं। असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। राजिंदर नगर हुदूद में एक और कत्ल की वारदात। अराजी तनाजा, हमले की वजह। और तेलुगु टीवी सीरियल्स की अदाकारा श्रावणी की खुदकुशी। ग्लैमर और शोबिस की दुनिया की चमक दमक के अंदरूनी हालात क्या वाकई भयानक हैं? कई सवाल जहनों में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।